हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम संपूर्ण पूरे मौर्य काल पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या मौर्य काल में कैसे प्रशासनिक ढांचा इसका क्या था। और इसके पहले हम आप लोग को एक छोटी सी लेक्चर के साथ है आप लोग को बताना चाहेंगे कि मौर्य काल में क्या क्या सैनिक व्यवस्था थी, कैसे थी, क्या क्या कैसे स्टार्ट हुआ था, इसका क्या क्या शुरुआत हुई थी, कैसे किस प्रकार से क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। स्टार्टिंग में मैंने छोटी छोटी वीडियो 2 डाली थी, जिसमें मैंने आप लोग को थोड़े से जानकारी दी थी, लेकिन इसमें मैं आपको काफ़ी जानकारी दूंगा कि इसके बारे में क्या क्या, मौर्य काल के बारे में क्या क्या, कैसे प्रशासनिक ढांचा, सैनिक व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली क्या क्या थी, और कैसे मौर्य काल की स्थापना हुई। हर एक जानकारी आप लोग को हम एक बारीकी से देंगे। और ये यूपीएससी के लिए ही नहीं, हर एक बच्चों के लिए है जो अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एसआई की, या जैसे हम कह सकते हैं कि इत्यादि रेलवे, एनटीपीसी, जितनी भी चल रही हैं सभी जीएस फाउंडेशन की कोर्स है, ये सब बिल्कुल जीएस ही है। आप जीएस ही समझ कर इसको चलिए, क्योंकि जीएस ही एक प्रकार की है, इसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि केवल यूपीएससी स्पेशली के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, संस्कृति आईएएस का मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ अभी। लेकिन मैं बस थोड़ा सा इतनी ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर किसी को कुछ बताने से किसी का कुछ घटता नहीं है। एक ऐसी ही चीज़ है जो गुरु द्वारा दिया जाता है, और ये जितना भी बांटोगे उतना ही बढ़ता जाता है। बस मैं ही आप लोग से निवेदन करता हूँ, जो भी जानकारी आपके पास हो कृपया वो मुझसे भी साझा करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, मैं भी आगे सीखना चाहता हूँ और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आप लोग से भी कहूँगा, दूसरों की ना सुनकर अपने मन की बातें सुने, और ये सोचे कि शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम है, ये शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा, शिक्षा ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यही समझ लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए स्टेटमेंट, उन्होंने ही बोला शिक्षा एक ऐसी बुलंदी है, शिक्षा एक ऐसी ही बुलंदी है, गरीबों का मसीहा है। शिक्षा एक ऐसी ही बुलंदी है, गरीबों का मसीहा है। हम शिक्षा पाकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने हक की लड़ाई किसी और से भी मांग सकते हैं। यहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टी आती हैं, यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टी आती हैं, स्टूडेंट के नाम पर, स्टूडेंट से वोट लेकर स्टूडेंट की आज तक वैकेंसी का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। और ठीक अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे, और इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा, जिसके माध्यम से मैं चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज जितनी भी सीरीज क्वेश्चन हैं, मैं पीडीएफ के रूप में लिंक में और व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। आप लोग निःशुल्क इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल निःशुल्क से पढ़ाई करिए, ध्यान से अपने पे फोकस कीजिए, ये दुनियादारी से दूर रहकर अपना पढ़ाई कीजिए। बस यही एक अपना मकसद होना चाहिए, अपना एक गोल होना चाहिए। एक सप्ताह का आप गोल फिक्स कीजिए, उस गोल को आप बिल्कुल कवर कीजिए, किसी का ना सुने, बस अपना सुने, अपने मन का सुने। दुनिया मजा लेने में बिल्कुल माहिर है, कोई किसी को नहीं छोड़ता। अब कल की वही दुनिया आपको सलाम ठोकेगी जिस दिन आप एक आई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एसआई, दरोगा, जो भी कुछ बन जाओगे, वही दूसरे दिन आपकी तरफ हो जाती है। इसीलिए आज हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। मौर्य काल। दोस्तों, मौर्य काल की नींव किसने डाली, कब डाली, कैसे डाली, क्यों पड़ा, इसका नाम, इसके पहले कौन सा वंश था, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। देखिए,
पहले इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग से साझा कर रहे हैं। इसी में अगर कुछ त्रुटि भी होंगी तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप लोग से यही कहूँगा आप लोग अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय गुरु चाणक्य, तक्षशिला के महागुरु गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र पुस्तक उन्होंने लिखा। और उस समय उन्होंने उस समय वहाँ मगध पर धनानंद का शासक था, जो बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश शासक था उस समय। तो उन्होंने मदद के लिए गए और बताए ऐसी ऐसी योजना से हम सिकंदर को भारत पर रोक सकते हैं, भारत में आक्रमण होने से रोक सकते हैं दोस्तों। लेकिन वो उनका अपमान किया और उनको वहाँ से धक्का देकर भगा दिया। तो उस समय उन्होंने अपने शिखा को खोला और बोला, मैं शिखा मतलब बाल को बच्चों, अपने चोटी को, उस समय ब्राह्मण चोटी रखते थे बड़े बड़े अपना। वो एक बहुत ही विशेषज्ञ और बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति थे, जो आज तक भारत में इतना बुद्धिशाली व्यक्ति कोई नहीं हुआ। उस समय पूरे भारत के सबसे बुद्धिमान चाणक्य को ही माना जाता था। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि घनानंद, जिस प्रकार तुमने मुझको अपमान करके भगाया है, मैं उसी कुर्सी के घमंड में जिस प्रकार तुमने मेरा अपमान किया है, मैं उस कुर्सी से तुमको उतार कर हटाकर किसी और को बैठाऊंगा, जो इस प्रजा का संरक्षक होगा, प्रजा की सुख दुख को बांटेगा, ना कि प्रजा को दुखी देगा। क्योंकि दोस्तों, प्रजा पुत्र के समान होता है। अब उसी प्रकार से उन्होंने एक बच्चे को देखा, जो एक छोटा सा बच्चा था, और वही बाद में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मौर्य वंश की नींव डालता है। और इसके साथ ही ये मौर्य वंश की नींव पड़ी कब? इसकी मौर्य वंश की नींव दोस्तों 322 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में दोस्तों पड़ी, जिसको आते हैं हम साइड में BC बोलते हैं, BC। और 185 ईसा BC तक थी दोस्तों। हम यही बोलेंगे आप लोगों से कि हम लोग फंसते आखिर कहाँ पर हैं। इसमें देखिए 3 महान सम्राट हुए। हम आपको बताते हैं 3 महान सम्राट कौन थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त ये पहले थे, और दूसरे थे बिंदुसार, इनके पुत्र थे दोस्तों। और तीसरे थे सम्राट अशोक। दोस्तों देखो, इस वंश में तो शासक तो बहुत हुए, लेकिन ये मुख्यतः 3 लोगों का नाम आता है। देखिए, इनकी कार्य प्रणाली क्या थी, कैसे थे, किस प्रकार के शासक थे, हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इस 3 टॉपिक से अधिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जहाँ तक आप लोग को मैं ये ज़रूर बताऊंगा, इस 3 टॉपिक के कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताना, जिससे मैं अपनी कमी को दूर कर सकूँ। मैं आप लोग से प्लीज़ निवेदन करता हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर इसमें कुछ गलती कहीं भी हो, मुझको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। हाँ दोस्तों, हम एक बात बता रहे थे आप लोग को, एक 3 टॉपिक जो हैं, 3 वंश के जो तीनों राजाएँ हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक। हम चंद्रगुप्त मौर्य को, इन्होंने ही मौर्य वंश की नींव डाली 322 ईसा पूर्व। और इसकी मुख्य स्रोत जानकारी का 2 है। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक और दूसरा मेगस्थनीज का लिखा हुआ इंडिका पुस्तक में पूरी मौर्य काल की शासन, प्रशासन, व्यवस्था और
सैन्य व्यवस्था उस समय क्या कैसे होता था, ये सब की जानकारी दी गई है। तो दोस्तों हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे। देखिए उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जैसे आज हो रहा है, निर्यात होता है, आयात होता है, उस प्रकार से उस समय भी ये होता था। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साफ साफ बिल्कुल लिखा गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होता था, सम्राट अशोक के काल में होता था, बिंदुसार के काल में होता था। और साथ ही साथ हम आप को ये भी एक क्वेश्चन देखो बता रहे हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं भाई लोग, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बाबू, मेरे भैया लोग, देखिए इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। आयोग में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, या कोई भी आयोग हो, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्र लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोग हैं, बहुत से कमीशन बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, मैं सबसे नहीं बोलता हूँ, मैं अपना बस यही आप लोग को बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ से भी उठते हैं, क्वेश्चन के माध्यम पूछने का ठीक होता है, बस अंतर यही होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अंतर बस इतनी है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को घुमाकर हम लोगों को कंफ्यूज करके वो चीज़ें पूछा जाता है। जैसे ये अभी पहला क्वेश्चन ही हम आपसे पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है कि मौर्य वंश की नींव किसने डाली, तो ये लोग तो करीब 90.99 लोग बता देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। अब मैं यही पूछ लेता हूँ, सबसे प्राचीन राजवंश एशियन हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन में, प्राचीन इतिहास में दोस्तों, सबसे प्राचीन राजवंश या हिंदू राजवंश कौन सा था? ये बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी घनानंद वंश था, घनानंद भी शासन करता था, इसके पहले था। लेकिन सबसे प्राचीन साक्ष्य के तौर पे, अभिलेख के तौर पे, स्तंभ अभिलेख के तौर पे लिखी गई पुस्तिका के आधार पर जो राजवंश है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारी मौर्य वंश। सबसे प्राचीन यही मौर्य वंश ही दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश है। और सबसे प्राचीन ये आपका एक क्वेश्चन आयोग में पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी हो, या वनडे एग्जाम कोई हो, मतलब कोई भी हो, तो उसमें सब में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर ये नहीं पूछा जाता तो एक क्वेश्चन ये आपका बनता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इंडिका पुस्तक है मेगस्थनीज ने लिखी थी। और मेगस्थनीज, और क्वेश्चन इसी को सीधा घुमा दिया जाता है दोस्तों कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। विकल्प में दे दिया जाएगा अर्थशास्त्र, इंडिका, और कई ऐसी पुस्तकें हैं जो विकल्प तौर पे दे दी जाती हैं, उसके बाद लिख दी जाती हैं उपयुक्त सभी या उपयुक्त कोई नहीं। तो हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, आखिर है क्या। तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतनी अच्छी बारीकी तरह से लिखा है कि प्रशासनिक ढांचा के बारे में इतनी अच्छी तरह बताया है, और उसके साथ साथ जीवन शैली के भी बारे में भी बताया है कि कैसे विद्यार्थी जीवन में रहा जाता है, एक राजा को किस प्रकार से रहा जाता है, क्या क्या ख्याल करना पड़ता है, और शासन को चलाने के लिए किस किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तक इतनी अच्छी बारीकी नॉलेज है। मैं एक बार दोस्तों आप लोग से ज़रूर कहूँगा, लाइफ में टाइम अगर कभी भी मिले आपको कुछ भी, तो एक बार अर्थशास्त्र पुस्तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपको लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देगा। और इतनी अच्छी पुस्तक है कि आपको जीने की शैली की हर एक चीज़ की पहलू की जानकारी बहुत अच्छी तरह मिलेगा दोस्तों। मैं ज़रूर कहूँगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक इतनी अच्छी है कि एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं आपको कोई देखिए पुस्तक और सजेस्ट नहीं करूँगा,
क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से की पढ़ने की भी ट्रिक बहुत अलग होती है। ये नहीं है कि एनसीईआरटी आप उठाए बिल्कुल हर एक पूरा पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, फिर बाद में क्या होता है आपको कोई याद ही नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग जो पढ़ना चाहेंगे वो चीज़ तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। देखिए हम लोग को क्या है, जो पढ़ना रहता है हम लोग को छोड़ क्यों देते हैं। प्रॉब्लम तो यही है दोस्तों। प्रॉब्लम हमें कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की ट्रिक ही अलग होती है। हमको भी नहीं पहले पता था, लेकिन बाद में पता चला हमको भी, क्योंकि मैं संस्कृत IAS में कोचिंग करता हूँ। इसी के माध्यम से सर अखिल मूर्ति सर के माध्यम से हमको इसके बारे में पता चला कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसी जाती है। बस मैं ही बताऊंगा आप लोग को। एक अलग इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसी जाती है और क्या क्या हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। आखिर UPSC में, UPPCS में जो है इस सब में क्वेश्चन आखिर एनसीईआरटी से ही उठा कर दे दी जाती है, लेकिन हम लोग फंस कैसे जाते हैं। फिर बाद में यही होता है, भैया हम तो एनसीईआरटी पढ़ कर गए थे, हम फंस कैसे गए। लेकिन भैया एनसीईआरटी हम पढ़कर तो गए थे, लेकिन एनसीईआरटी की पढ़ने की भी एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, जो हम उस तरह से पढ़कर नहीं गए, इसलिए हम उसमें फंस गए। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का जो ट्रिक है उसको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी तरह उस ट्रिक को फॉलो करिए और एनसीईआरटी को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए मैं BA जब कर रहा था 2022 में, तो उस समय मैं एनसीईआरटी पढ़ा था। उस समय मैं बता रहा हूँ, मुझको भी एनसीईआरटी मैंने जिस प्रकार से पढ़ा था, उसके बाद जब सर ने जो बताया उस तरह से पढ़ने का कुछ अलग ही चीज़ है। तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, और साथ में दोस्तों मैं PDF के रूप में लिंक में आपको भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके PDF के रूप में निकलवा सकते हैं, या आप वैसे भी PDF के रूप में रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी दोस्तों। हम मौर्यकाल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जब युद्ध किया, धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। उसके बाद उसके काल में सूखा पड़ने के कारण, देखिए एक क्वेश्चन और उठता है दोस्तों। एक क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य से, इन्होंने ही एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था तो करीब 12 साल तक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। वो उस समय अपने प्रजा के लिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। एक सुदर्शन झील था, सुदर्शन झील, ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था। ये सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था अपने समय में। मतलब 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जहाँ से छोटे छोटे तालाब निकाले गए, नहरें निकाले गए, सिंचाई के लिए निकाले गए, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, अच्छी तरह पुस्तक में लिखा गया है। हम लोग यहाँ तक तो जानकारी ले चुके हैं। अब इसके बारे में हम बिंदुसार की जानकारी आपको देते हैं। अभी चंद्रगुप्त मौर्य की और थोड़ी सृष्टि है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं। जब 12 साल तक अकाल पड़ा, उस समय चंद्रगुप्त बहुत बेचैन हो गया। वो बहुत दुखी हुआ कि मेरी प्रजा इस प्रकार से है कि मैं उसकी हेल्प भी, सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। इतना अकाल पड़ने के कारण वो खुद अपनी राजगद्दी अपने बेटे को देकर, राज्याभिषेक कर कर वो जैन धर्म भद्रभाव द्वारा, गुरु भद्रभाव द्वारा जैन धर्म स्वीकार करके वो चला गया अपना दक्षिण भारत में सन्यास ले लिया और राजगद्दी अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया। अब वहाँ का शासक, एक राजधानी मगध की बात है दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे धनानंद का शासन था। तो उस समय वो वहाँ को उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। उसके बाद 322 ईस्वी में धनानंद की हत्या जब हुई, तो उसी समय मौर्य वंश का नींव पड़ा
और वो काफ़ी लंबा शासन चला। उस शासन चला 185 BC तक दोस्तों, क्योंकि ये शासन बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें राजा हुए। जैसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा बिंदुसार, तीसरा सम्राट अशोक, जिसके बारे में आप लोग तो बखूबी जानते हैं। सम्राट अशोक जो अपने चरम उत्कर्ष पर मौर्य काल का एक शासन व्यवस्था था। और कलिंग का युद्ध आप लोग को याद ही होगा 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और वह विजयी भी हुआ। और उसी नरसंहार को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को और अशोक ने मतलब उसका पोता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाता है। दोस्तों इन्होंने धर्म कोई भी अपनाया हो, लेकिन इन्होंने हमेशा सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया। सभी लोग अपना अपना धर्म माने, सभी लोग अपना अपना सब हर एक चीज़ था, इसलिए उन्होंने हर एक चीज़ बराबर बराबर था, किसी में कोई मतभेद नहीं था। सम्राट अशोक एक ही बहुत दयालु प्रकार का शासक था दोस्तों। सम्राट अशोक एक बहुत दयालु शासक था और बहुत ही अच्छा एक सम्राट था। एक बहुत ही अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था था मौर्य काल का। हर एक प्रकार चांदी की सिक्के भी थे, चल रहे थे उस समय, मोहर का प्रयोग होता था। और देखिए हम ये भी बताएंगे आप लोग को कि कौटिल्य प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के मंत्री जिसको बोला जाता था, आज के समय में प्रधानमंत्री, उस समय में भी प्रधानमंत्री बोला जाता था। उसी समय को लेकर आज प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में लोग बोलते हैं, क्योंकि राजा के बाद मंत्री ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता था। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कौटिल्य ही थे। कौटिल्य जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था और इत्यादि नाम थे दोस्तों। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और हमें भी बताएंगे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, अर्थात जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों ये भी बनता है कि शिक्षा का मुख्य बिंदु कौन सा था मौर्य काल में? मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु दोस्तों, तो उस समय तक्षशिला था दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय था दोस्तों। ये हम आपसे ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाखों विद्यार्थी पढ़ा करते थे। ये इस समय वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान में तक्षशिला विद्यालय पढ़ता है। जो हम इतना आप लोग को बताएंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय एक बहुत ही अच्छी विश्वविद्यालय था, जहाँ पर लाखों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी हमेशा वहाँ से दूर दराज देशों से, विदेशों से भी पढ़ने आते थे। एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, यही समझ लीजिए। बहुत अच्छी शिक्षा का केंद्र बिंदु था। और दोस्तों देखिए शिक्षा का इतना अच्छा केंद्र बिंदु था जो इस समय पाकिस्तान में है दोस्तों, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत देखिए ये आयोग द्वारा प्रश्न कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, तो उसमें दे दिया जाता है प्राचीन काल में। बोल दिया ना, तो हमको क्या पकड़ना है उसमें? प्राचीन काल मतलब मौर्य काल के समय की बात हो रही है, ना कि इस समय गुप्त काल की बात हो रही है। क्योंकि गुप्त काल की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसमें बोल दिया गया है प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य बिंदु क्या था। तो उस समय प्राचीन काल में सर्वप्रथम शिक्षा का केंद्र जब पूछे तो तक्षशिला था। जब पूछे भारत में प्राचीन काल में, केवल प्राचीन काल पूछे तो दोस्तों तक्षशिला होगा। जब पूछे भारत में प्राचीन काल में कौन सा था, तब नालंदा विश्वविद्यालय होगा, जो गुप्त काल में बनवाया गया था और ये कुमार गुप्त ने बनवाया था दोस्तों। क्योंकि इसी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि शिक्षा का केंद्र बिंदु तो दो था। एक नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जो इस समय पटना में पड़ता है और इस पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है इस समय भी। और राजधानी उस समय मगध था हुई।
और उस समय पाटलिपुत्र, उस समय भी उसका नाम था, आज भी पाटलिपुत्र और पटना के नाम से जो जाना जाता है। दोस्तों यही हम बताएंगे आप लोग को कि उस समय ये दो विद्यालय थे, नालंदा गुप्त काल में था और उसकी पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल की थी। हम गुप्त काल को गुप्त काल में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग मौर्य काल की जानकारी ले रहे हैं, इसीलिए मौर्य काल की शिक्षा के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। ये शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्यम था, क्योंकि गुरु कौटिल्य चाणक्य यहाँ के महागुरु थे और उन्हीं के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनके प्रधानमंत्री भी गुरु चाणक्य ही थे। बिंदुसार की भी मंत्री गुरु चाणक्य ही थे। अब हम आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, जब चंद्रगुप्त जिंदा था तो तुरंत क्यों राजगद्दी दे दिया इतना कम उम्र में अपना ही। तो दोस्तों चंद्रगुप्त अपना इसलिए राजगद्दी दे दिया अपने पुत्र को, क्योंकि वो ये सहन पीड़ा नहीं कर सका कि दोस्तों, और वो भिक्षुक बनकर जैन धर्म को अपना कर चला गया। और अपने जिस प्रकार से आज लोग